नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकतें जारी हैं, जो लगातार गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। शनिवार को 2 निर्दोष नागरिकों की जान लेने के बाद आज एक बार फिर से 2 गैर कश्मीरी नागरिकों को आतंकवादियों ने अपना शिकार बना लिया। आज आतंकवादियों ने कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। जिन्हें गोली मारी गई वो सभी मजदूर थे। मारे गए 2 नागरिकों की पहचान राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के तौर पर हुई है। इस टारगेट किलिंग को 2 आतंकवादियों ने घर में घुसकर अंजाम दिया। अंधाधुंध फायरिंग करते 3 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन आतंकवादी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पिछले 10 दिनों में आतंकवादियों ने 9 गैर कश्मीरियों की जान ली है और अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। तो लगातार आतंकवादी जो हैं पिछले 9 दिनों से इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। वो गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं, वो मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये सॉफ्ट टारगेट बताए जा रहे हैं। कल जिन 2 मजदूरों को आतंकवादियों ने मारा, उनमें एक गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था और दूसरा एक सामान्य मजदूर था। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की। मनोज सिन्हा ने उन्हें हर तरह से आतंकवादियों पर नकेल कसने की बात कही है। पिछले 10 दिनों में आतंकवादियों ने कश्मीर में 9 गैर कश्मीरियों की जान ले ली, जिसके बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है उसके तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं, जहां से आतंकवादियों को कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की जान लेने के निर्देश मिल रहे हैं। और ये टारगेट किलिंग जिसके इशारे पर हो रही है वो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। गोलगप्पे वाले की हत्या, कारपेंटर की हत्या, स्कूल टीचर की हत्या, केमिस्ट की हत्या। कश्मीर में कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी आतंकवादियों के टारगेट पर हैं और आतंकियों को यह टारगेट दिया है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार का दावा था कि कश्मीर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और ये बदलाव जमीन पर नजर भी आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिस अंदाज से न सिर्फ घुसपैठ में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ आतंकी कार्रवाइयों और आतंकी हमलों में भी इजाफा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कश्मीर में हो रही इन आतंकी वारदातों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, जो कश्मीर में हालात की बेहतरी नहीं चाहता और कहीं न कहीं कश्मीर में हमेशा तनाव के हालात के पक्ष में है। और यही कारण है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कश्मीर में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। भारत के खिलाफ दुश्मनी पर उतारू पाकिस्तान और उसके आतंकवादी अब कायरता पर उतर आए हैं। आज तक के पास खुफिया एजेंसी की उस रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है जिसमें कहा गया है 21 सितंबर में ISI के आला अधिकारियों ने POK में टॉप आतंकवादियों के साथ एक मीटिंग की और उसी मीटिंग के बाद पिछले 10 दिनों में कश्मीर के अंदर 9 निर्दोष नागरिकों की टारगेट किलिंग हो गई। यानी ISI की मीटिंग और फिर टारगेट किलिंग, ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया प्रयोग है। ये जो आतंक की घटना हो रही है, इसको आप 1990 का एक नया रूप देखने का मुझे मिल रहा है। मकसद 2 है। एक कि जो नॉन मुस्लिम्स कश्मीर में रह रहे हैं वो भय से पीड़ित होकर भाग जाएं। दूसरा कि जो बाहर कश्मीरी रह रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स, हिंदूज, पंडित, जैन, सिख्स, वो कश्मीर में ना आए। भय का माहौल होगा तो नहीं लौटेंगे, यही उनकी मानसिकता है। कश्मीर में आतंकी चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी और उनका आका पाकिस्तान कश्मीर में गैर कश्मीरियों की मौजूदगी कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।
इस साल अब तक आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 29 नागरिकों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर में हुई हैं, जहां 12 निर्दोष लोगों की जान आतंकियों ने ले ली। पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2, बडगाम और बांदीपुरा में 1-1 नागरिक की टारगेट किलिंग हुई। ये कश्मीर में आतंकियों का नया टेरर मॉड्यूल है और हमेशा की तरह इस बार भी इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान है, जो निर्दोष नागरिकों को मारकर कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। इससे खबरदार होने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान और आतंकवादियों की बौखलाहट है जो वो निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह से सेना ने आतंकवादियों की कब्रें खोदने का इंतजाम किया है, उसमें 2016 से अब तक यानी पिछले 5 वर्षों में करीब 1200 आतंकी कश्मीर घाटी में सेना के हाथों मारे गए। इस साल अब तक 147 आतंकियों को सेना ने मौत के घाट उतारा है। पिछले 4 वर्षों में कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ में भी 50% की कमी आई है। आतंकवादियों के लिए सेना को निशाना बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, इसीलिए वो आम नागरिकों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये सारी पाकिस्तान की डेस्परेशन है और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है, क्योंकि हमारी सेना को वो फेस नहीं कर सकते, और इसीलिए उनको पता है कि पुलवामा किया था उन्होंने तो एयर स्ट्राइक हुआ था, उड़ी किया था तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसी कारण से वो इस प्रकार के सॉफ्ट टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि उनको महंगा पड़ेगा और पाकिस्तान को लेने के देने पड़ेंगे, ये स्पष्ट है। आईएसआई के इशारे पर आतंकवादियों की फौज ने कश्मीर में आम नागरिकों की टारगेट किलिंग का जो ट्रेंड सेट किया है, उसका खेल बिगाड़ना ही अब सुरक्षा एजेंसियों का टारगेट है। अगस्त 2019 में भी गैर राज्य के रहने वाले लोगों को कश्मीर में निशाना बनाया गया था, जब कई सारे ड्राइवरों और कई सारे कामगारों की जो हत्याएं हुई थी, लेकिन उस पर किसी हद तक अंकुश तो पाया गया था। लेकिन एक बार फिर कश्मीर में इस तरह से हो रही टारगेट किलिंग्स ने सुरक्षा चिंताएं एक बार फिर बढ़ा दी हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में टारगेट किलिंग का ये सिलसिला यूं ही नहीं चल रहा, बल्कि ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और ये साजिश है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में इसका पूरा कच्चा चिट्ठा है, जिसके अनुसार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन कश्मीर में नया आतंकवादी संगठन बनाने में जुटे हैं। सितंबर में आईएसआई ने इसे लेकर पीओके में आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की थी। आईएसआई ने कश्मीर में 200 लोगों की हिट लिस्ट तैयार की है। इस हिट लिस्ट में गैर कश्मीरी लोगों के अलावा कश्मीरी पंडित, मीडिया कर्मी, सरकार के करीबी नेता और उद्योगपति शामिल हैं। आईएसआई ने यह हिट लिस्ट कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को टारगेट की गाड़ी के नंबरों समेत सौंपी है। सूत्रों के अनुसार नया मुखौटा आतंकी संगठन कश्मीर में बड़े पैमाने पर नागरिकों की हत्या को अंजाम देगा। यही नहीं, नया आतंकवादी संगठन इन हमलों की जिम्मेदारी भी लेगा। मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादी संगठन कुछ वैसा ही करने की फिराक में है जो 90 के दशक में हुआ था, जब कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर यहां पर हत्याएं की गई थी। अब एक बार फिर से आतंकवादी और आईएसआई कश्मीर के विरुद्ध वैसी ही साजिश रच रहे हैं। मतलब कश्मीर में डर का माहौल बनाने के लिए टारगेट किलिंग की एक लिस्ट पाकिस्तान ने बनाई। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने भी एक हिट लिस्ट तैयार कर ली। इस लिस्ट में उन 10 आतंकवादियों के नाम हैं जिनके निशान इस धरती से मिटाने हैं। सुरक्षा बल घाटी में सफाई अभियान में जुट चुके हैं। चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर उन दीमकों का सफाया किया जा रहा है जो पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर की शांति को खा रहे हैं, भंग कर रहे हैं। टारगेट किलिंग के जवाब में टारगेट एनकाउंटर की इस लिस्ट में 10 आतंकवादियों के नाम हैं। इनमें सलीम, यूसुफ कांतरू, अब्बास शेख, रियाज शिदेरगुंड, फारूक नली, जुबैर वानी और अशरफ मौलवी जैसे पुराने आतंकवादी हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में साकिब मंजूर, उमर मुश्ताक,
खांडे, वकील शाह जैसे नए आतंकवादी भी शामिल हैं। इस लिस्ट में से उमर मुश्ताक खांडे का नाम मिटाया जा चुका है क्योंकि वो मारा जा चुका है। उमर मुश्ताक लश्कर ए तैयबा का कमांडर था और इस समय घाटी में 225 सक्रिय आतंकवादी हैं। इन्हें खोज कर मिटाने का काम सुरक्षा बल कर रहे हैं। पुंछ के जंगलों में इस समय भी भारतीय सेना के जवान आतंकवादियों से गोलियों की भाषा में ही बात कर रहे हैं। गोलियों की आवाज से गूंज रहे हैं। यहां आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ चल रही है। रह रहकर फायरिंग की आवाज बता रही है कि आतंकियों की जिंदगी के चंद घंटे ही बाकी हैं। पुंछ में जवानों पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकी इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं। सेना के जवान यहां जिन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं उनके साथ सेना की 3 मुठभेड़ पहले भी हो चुकी। 11 अक्टूबर को पुंछ के सुरनकोट में पहली मुठभेड़ हुई थी। यहां से आतंकी फरार हुए। फरार हुए आतंकियों के साथ दूसरी मुठभेड़ राजौरी के थाना मंडी के जंगलों में हुई। फिर तीसरा एनकाउंटर पुंछ के ही मेंढर के जंगलों में हुआ, लेकिन सेना को खास कामयाबी नहीं मिली। अब एक बार फिर सेना और आतंकियों के बीच मेंढर के जंगलों में जंग छिड़ी, लेकिन इस बार सेना मौका नहीं चूकना चाहती। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर इलाके में भट्टा दोरिया जंगलों में एक बार फिर सेना और घुसपैठियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। दरअसल गुरुवार को यहां पर एक बार फिर सेना के पेट्रोल पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद यहां पर सेना ने बाकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ महातलाशी अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन में अब पैराट्रूपर्स की भी मदद सेना ले रही है, जो घने जंगलों को छान रहे हैं। आज रविवार को करीब 11 बजे एक बार फिर उन छुपे हुए घुसपैठियों का पता जंगल में लग गया है और भीषण गोलीबारी शुरू हो गई है। इन जंगलों में छिपे आतंकी वही बताए जा रहे हैं जिन्होंने पुंछ और मेंढर में सेना के जवानों पर हाथ लगाकर हमला किया था। पुंछ में हुए हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि मेंढर में हुए हमले में 4 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन 9 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही सेना जंगलों में आतंकवादियों से दो हाथ कर रही है। कल पपोर में सेना और आतंकियों के बीच भी एक भीषण एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक था। इस एनकाउंटर की एक तस्वीर ये है। इसी घर में 2 आतंकी छिपे थे। सेना ने इस पूरे घर को ही धमाके से उड़ा दिया। धमाके में शाहिद नाम का आतंकी भी मारा गया, जो श्रीनगर में आम नागरिकों के टारगेट किलिंग में शामिल था। इस साल अब तक सेना 147 आतंकियों को मार चुकी है। पिछले 10 दिनों में ही सेना ने 13 आतंकियों को मारा है। सेना का हालिया मिशन 8 अक्टूबर से श्रीनगर में शुरू हुआ था, जिसमें 1 आतंकी मारा गया। इसके बाद 11 अक्टूबर को 2 मुठभेड़ में अनंतनाग और बांदीपोरा में 2 आतंकी मारे गए। इस मुठभेड़ में टीआरएफ का खूंखार आतंकी इम्तियाज अहमद डार भी था। इसके बाद 12 अक्टूबर को शोपियां में 5 आतंकी मारे गए। फिर 13 अक्टूबर को पुलवामा में जैश कमांडर शमीम सोफी मारा गया। उसके बाद 15 अक्टूबर को 2 आतंकी मारे गए और फिर 16 अक्टूबर को 2 आतंकी सेना की गोली का शिकार। सेना इस बार ना आतंकियों को बख्शने के मूड में है, ना ही उनके मददगारों को। सेना ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन पर आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। ये तीनों आतंकियों को रसद और बाकी सामान मुहैया करवा रहे थे। डिफेंस एक्सपर्ट लगातार कहते आए हैं कि आतंकियों की असली ताकत स्थानीय मदद ही है। उनके स्लीपर सेल्स वहीं मौजूद है, तभी तो बड़े आराम से आ रहे हैं। उनके फाइनेंसिंग चैनल्स अलाइव है, उनका एम्यूनिशन चैनल अलाइव है, उनका सारा पूरा सपोर्ट सिस्टम, सोशल सपोर्ट सिस्टम अलाइव है। क्या नहीं अलाइव है? वो थोड़ी छुप के पैराशूट से उतर रहे।
वो बड़े आराम से आ रहे हैं, रह रहे हैं, 6-6 महीने रहते हैं, शुरू से रह रहे हैं। कश्मीर घाटी में इस वक्त करीब 225 आतंकी सक्रिय हैं, जबकि 2019 में आतंकियों की गिनती 450 थी, जिसके बाद 2020 में घटकर 300 पहुंच गई थी। यानी जितने भी आतंकी इस वक्त घाटी में मौजूद हैं, रह रहे हैं, वो बिना किसी स्थानीय मदद के मुमकिन नहीं है। सेना ने 9 एनकाउंटर में जिन 13 आतंकियों को मारा भी है, उनमें से 10 आतंकियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यानी ये लोग नए भर्ती किए गए आतंकी थे। श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक। जब पाकिस्तान के आतंकवादी आईएसआई के इशारे पर निर्दोष नागरिकों की जान ले रहे हैं, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ लगातार एनकाउंटर चल रहा हो, तब क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? ये सवाल तो उठना लाजमी है और उठ भी रहा है। क्रिकेट के मैदान की सबसे बड़ी जंग जब दुबई में 24 अक्टूबर को आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीम। लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकी खिलाड़ी कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की जान ले रहे हैं, तो क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? अभी हाल में अब जो है ये वारदात अभी पाकिस्तान के साथ खेला होने वाला है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का क्या रुख होना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारिया को मार रहा है। ये एक पिता की गुहार है, जिनका बेटा अरविंद शाह बिहार के बांका से श्रीनगर गया था रोजी रोटी कमाने, लेकिन आतंकियों की गोली का टारगेट बन गया। वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि जब कश्मीर में पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहा है, तो मैच क्यों हो? जब कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी लोगों की जानें ले रहे हैं, तो मैच क्यों हो? जब कश्मीर में रोजाना सेना और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहे हो, तो मैच क्यों हो? और मसला सिर्फ कश्मीर का नहीं है। जब पाकिस्तान भारत से दुश्मनी का मैच खेल रहा है, तो भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने पर सवाल उठेंगे। तो देखो, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं खेल भावना की वो समझता हूँ। उसके कुछ हालात होते हैं। जब ऐसे हालात होंगे कि हमारी एक तरफ तो नौजवानों की शहादत हुई है और दूसरी तरफ हम खेलने जाएं, इसको क्लब नहीं किया जा सकता। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। अगर हम इधर को चले जाएंगे तो मैं फिर वही दोहराता हूँ, इतने पैसे जितने पैसे हम हथियारों पे लगाते हैं, जहाँ वो हथियारों पे लगाते हैं हम बच्चों की भलाई के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, उनको आगे बढ़ने में लगाएं, तो मेरा ख्याल है हमारा देश और खुशहाल होगा। पंजाब सरकार के मंत्री भारत पाकिस्तान क्रिकेट के बहाने मौजूदा केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, मगर केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह भी भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मैच होना चाहिए या नहीं? जब टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि देश की है, और देश के दुश्मन से मैच सिर्फ सरहद पर लड़ा जाता है। क्रिकेट के मैदान पर भले ही मैच हो या ना हो, वो भी तब जब कश्मीर में गैर भारतीय आतंकवादी गैर कश्मीरी नागरिकों को टारगेट बना रहे हो। वहाँ अब निशाना बनाया जा रहा है मजदूर को। पहले तो आतंकवादी पुलिस सबको अधिक करते थे, टारगेट करते थे, अब तो यहाँ बिहारी को, मजदूर को ही टारगेट कर रहे हैं। इसलिए करके हम लोग डरे हुए हैं। इतना दहशत बना हुआ है कि डर के मारे हम लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार वहाँ से चला है, किसी तरह यहाँ नमक रोटी खाएंगे वही ठीक है। ये देश की भावनाएं हैं जिसमें आतंकवादियों का डर है और पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता ना रखने की मांग। लेकिन भावनाओं पर किसी का वश नहीं होता। हालांकि हर बार भावनाओं से फैसले भी नहीं होते। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अक्टूबर को त्योहारों का मौसम और महीना कहा जाता है। दशहरे और दिवाली की तैयारियों में खुशियां मनाने का ये वक्त होता है, लेकिन इस बार
इन खुशियों पर भारी बारिश का ग्रहण लग गया। हमारे देश के लगभग हर राज्य में बारिश के कारण से मौसम बदल चुका है, लेकिन केरल में आई भारी बारिश ने तबाही का तांडव वहां पर मचा दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मरने वालों की संख्या केरल में बढ़ती जा रही है। अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान कोट्टयम और इडुक्की जिलों में हुआ। केरल में राहत कार्य के लिए आर्मी अलर्ट पर है। लापता लोगों की तलाश की जा रही, लेकिन प्रश्न ये कि अक्टूबर के महीने में बेमौसम बरसात आई तो आई कैसे, क्योंकि भारत में मानसून की विदाई आमतौर पर सितंबर तक हो जाती है, लेकिन केरल में बारिश और तबाही अब भी जारी है। ये अक्टूबर के महीने में बेहिसाब बारिश से केरल में आई तबाही की तस्वीरें हैं। ये मॉनसून के यू टर्न से सड़कों पर आई सैलाब की तस्वीरें हैं। हर जगह से बर्बादी ही बर्बादी है। जमीन से लेकर आसमान तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जाते हुए मॉनसून ने केरल में इतनी तबाही मचाई कि शहर के शहर और गांव के गांव घायल हो गए। भारी बारिश की वजह से नदियों में आई उफान से मकान पानी में बह गए। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से लोग मलबे में दब गए और बर्बादी इतनी हुई जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल तो इस सैलाब में जिंदगी बच जाए इसकी जद्दोजहद जारी है। सबसे ज्यादा तबाही कोट्टयम और इडुक्की जिलों में दिखाई दे रही है, जहां अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। अकेले कोट्टयम जिले में लैंडस्लाइड की वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हो चुके हैं। तो केरल में दो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें से कोट्टयम और इडुक्की, और नदी के इस पार हम कोट्टयम में हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना ज्यादा रहा होगा। लगभग 40 से 50 फुट तक पानी का स्तर चला गया था। घर में जो कुछ भी है वो सब इस नदी के प्रवाह का शिकार हो गया। ये बड़े बड़े पेड़ जो दरख्त न जाने कहाँ पर थे वो सब पानी के साथ यहाँ सड़क पर आ चुके हैं। जी हाँ, ये मुख्य सड़क है जो जिलों को शहरों को जोड़ता है। कोट्टयम के लोगों की जिंदगी में जो मनी मालयार नदी अब तक वरदान कही जाती थी, वो पिछले 72 घंटे में भारी बर्बादी की वजह बन गई। भारी बारिश के बाद नदी में उफान इतना तेज था कि रास्ते में आए पक्के मकान भी ताश के पत्तों की तरह टूट कर बह गए। जिनकी किस्मत अच्छी थी उनकी जान किसी तरह बच गई, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। अब यहाँ के लोगों की आंखों में भविष्य की चिंता और दिल में दुख और मायूसी साफ साफ देखी जा सकती है। बर्बादी की बारिश के बाद उम्मीदों वाले सपने कैसे पूरे होंगे, इसकी जद्दोजहद चल रही है और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पूरे इलाके में बारिश फिर से आ सकती है। कुछ भी घरों में सामान बचा हुआ है, लोग उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सड़क का ऊंचा इलाका है। अब ये समझा जा सकता है 25 से 30 फीट ऊंचाई का इलाका है, बावजूद उसके पानी यहाँ तक चला गया था। और उसके बाद कितना पानी आया था आपके घर में? 12 फीट तक आया था। आपके घर पे? हम लोग घर पे 12 फीट तक आया था। इसका अंदर से पूरा सामान निकल गया। अभी हम लोग क्लीन कर रहे हैं, कल से क्लीन कर रहा है। अभी 14। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग ऊपर गया था, ऊपर नहीं आया, फर्स्ट फ्लोर पे 12 फ्लोर तक आया था। कोट्टयम के इडुक्की जिले में भारी बारिश से बहुत बर्बादी हुई है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से 4 घरों के लोग लापता बताए जा रहे हैं, जहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इडुक्की के कंजार इलाके में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे कार में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। ये केरल के पथनामथिट्टा की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं। लोग जान पर खेलकर कुछ सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर आप सैलाब का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके सबूत अब भी आसपास मौजूद हैं। हम इडुक्की जिले में हैं और जो 4-5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उसमें कोट्टयम और इडुक्की हैं। कोट्टयम में लगभग 9 लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। लैंडस्लाइड में भी लोग मर गए हैं और पानी का स्तर किस तरह बढ़ा। शुक्रवार की देर शाम से जो बरसात शुरू हुई इस पूरे इलाके में, उसका कहर अगर देखना चाहें तो मेरे पीछे की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है।
नदी पे ये जो पुल बना हुआ है काफी ऊंचा है, लेकिन इस पुल के ऊपर जो बड़ा मलबा है, इतने सारे पेड़ जो बड़े बड़े जड़ों के साथ यहाँ पर आके अटक गए हैं, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना तेज होगा और जल स्तर कितना ऊंचा रहा होगा, जिसके चलते न सिर्फ सड़क बर्बाद हुई, पुल का ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, बल्कि जो ब्रिज है, मुख्य सड़क है जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, उस पर सारा मलबा चला आया। केरल में बर्बादी का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि 12 जिलों में अब भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसमें खास तौर पर कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और त्रिशूर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरब सागर के ऊपर कम दबाव का एक सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से केरल सहित दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इसलिए लोगों से अपील है कि घर से बाहर न निकलें और अगले 72 घंटे तक बहुत संभल कर रहें। आशुतोष मिश्रा, आज तक। केरल में तबाही के बाद अब आपको उत्तर भारत में भारी बारिश से जुड़ा हुआ एक अपडेट दे देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो 3 दिन के लिए 4 धाम की यात्रा को टाल दें। उधर आज सुबह दिल्ली में जबरदस्त बारिश हुई जो शाम तक होती रही। ये दोपहर 2 बजे दिल्ली का नजारा है। काले घने बादल और तेज बारिश से दोपहर में अंधेरा छाया तो लोगों को सड़कों पर वाहनों की लाइट ऑन करनी पड़ी। दशहरे के बाद तैयारी दिवाली की चल रही थी, लेकिन दिल्ली में आई अचानक बारिश ने सारी तैयारियों को समेट दिया। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने पूरा माहौल बदल दिया। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट आने से दिल्ली एनसीआर में गर्मी और प्रदूषण से कुछ राहत जरूर मिली है। दिल्ली में मौसम बिगड़ा, पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन में भारी बरसात और इसके चलते जो वाटर लॉगिंग है वो कहीं ना कहीं नजर आना शुरू भी हो चुका है और इसके चलते दिल्ली में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। पूरे एनसीआर रीजन, नोएडा से लेके दिल्ली में भारी बरसात इस वक्त, और ये छवि करीबन 15 मिनट हो गए और भारी बरसात जारी है। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने एक चेतावनी भी जारी की है। बे ऑफ बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज जा रही हैं, जो उसका इन्फ्लुएंस आज आपने दिल्ली में भी देखा, जो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। उसके प्रभाव से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ईस्ट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट और हिमाचल प्रदेश एंड इवन जम्मू कश्मीर आल्सो, वहाँ पे हैवी स्पेल, वेरी हैवी स्पेल रह सकते हैं। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।